हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पूरा एक ही वीडियो से बहुत ही इजी मैनर में समझने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को ढंग से एंड तक देखना है और आपको ये चैप्टर का बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली वन शॉट रिवीजन वीडियो एक तरह की, जिससे आप चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। सिर्फ एक वीडियो को ढंग से देखना है। बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। ये अकाउंटिंग का पहले मीनिंग समझते हैं। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग का अगर हम हिंदी में समझें तो लेखांकन है, यानी कि रिकॉर्डिंग करना। कोई भी बिजनेस में हमारी लेन देन होती है तो उसको रिकॉर्ड करने को अकाउंटिंग बोलते हैं सिंपल भाषा में, बट वो रिकॉर्डिंग भी एक सिस्टमेटिक तरीके से होती है। चलिए मीनिंग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। एक सिस्टमेटिक तरीका है रिकॉर्ड करने का, लेकिन सिर्फ रिकॉर्ड नहीं होता, उसके बाद उसको क्लासीफाई करा जाता है, अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं, समराइजिंग करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बिजनेस नेचर के ट्रांजेक्शन को, और फिर कम्युनिकेट किया जाता है उस यूज़र्स को जिनको वो चाहिए, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग करने का, फिर क्लासीफाई करते हो, फिर उसको आप एनालाइज करते हो, फिर इंटरप्रेट करते हो, फिर उसको कम्युनिकेट किया जाता है बाद में जो रिजल्ट्स निकला है उस इंफॉर्मेशन से। इसके कैरेक्टरिस्टिक या इसके प्रोसेस यही है, जो डेफिनेशन बनी हुई है वो यही से बनी हुई है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो। कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने से पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है। क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है? कि वो बिजनेस नेचर की है या नहीं है। सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है जो बिजनेस नेचर की होती है। फिर मेज़र करा जाता है। हर चीज़ आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ आप वही रिकॉर्ड करते हो जो मनी की टर्म्स में होती है, उसको मेज़र करना बोलते हैं। फिर आप रिकॉर्ड करते हो, फिर आप क्लासीफाई कर देते हो। रिकॉर्डिंग करने के बाद आप अलग अलग क्लासीफाई करने का मतलब होता है अकाउंट्स बनाते हो, खाते बनाते हो अलग अलग। फिर समराइज़ करते हो। समराइजिंग में आप सब कुछ निचोड़ निकालते हो कि भाई हमारे बिजनेस में क्या निकला, आखिरकार प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या है, पोजीशन मेरी क्या है। फिर उसको एनालाइज करते हो, फिर कम्युनिकेट कर देते हो उनको जिनको चाहिए, जैसे कि बैंक को चाहिए, आपका सप्लायर को चाहिए, क्रेडिटर को चाहिए, जिनको भी चाहिए, जो भी हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको हम कम्युनिकेट कर देते हैं। आइए अब नेक्स्ट समझते हैं, बात करते हैं व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? देखिए, अकाउंटिंग का करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाना, क्योंकि हम कोई भी चीज़ को याद तो कर नहीं सकते कि आज कितनी सेल हुई थी, कल कितनी हुई थी। तो एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड बनाना ज़रूरी है, जिससे मैं एकदम से फटाफट वो रिकॉर्ड देखूंगा तो समझ में आ जाएगा सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे हर डेट की मिल जाएगी। प्रॉफिट और लॉस पता करना है कि साल के एंड में मैंने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, यानी कि आर्थिक स्थिति मेरी क्या है, वो कैसे पता होती है? एसेट्स और लायबिलिटी से। मुझे अगर ये समझ में आ जाए कि मेरे बिज़नेस में एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज़ कितनी है, वो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे भैया पैसा एक्चुअल में ज़्यादा पे करना है या पैसा मेरे पास संपत्ति ज़्यादा है। एसेट्स का मतलब संपत्तियाँ और लायबिलिटी मतलब कर्जे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कर्जे ज़्यादा है तो उसका मतलब आपकी आर्थिक स्थिति खराब है। मैनेजमेंट को बहुत हेल्प होती है, क्योंकि मैनेजमेंट को समझ में आ जाएगा कि मेरा अगर बिज़नेस इस हिसाब से चल रहा है तो अब मुझे फ्यूचर में क्या बेहतर तरीके से प्लानिंग करनी है जिससे मैं सही से बिज़नेस चला सकूँ। लेकिन वो सही से बिज़नेस चलाने के लिए पहले पता तो हो क्या चल रहा है, और पता कैसे होता है? अकाउंटिंग से होता है। बिज़नेस एसेट्स को प्रोटेक्ट कर देता है, क्योंकि बिज़नेस एसेट्स की सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग से मिलती है। तो आप समझ पाओगे कि हाँ, बिज़नेस एसेट मेरे इतने हैं, तो अब बिज़नेस एसेट्स को कैसे अच्छे से यूज़ करना है जिससे वेस्ट ना हो, तो इस हिसाब से प्रोटेक्ट कर देते हो और आप सही जगह इस्तेमाल करते हो उस पैसे को। लेकिन अब इसके बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस, इसके फ़ायदे क्या है अकाउंटिंग के। बड़े सिंपल है, यही से निकले हुए। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इससे आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, अपने बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल पाती है कि बिज़नेस प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, एसेट कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है, सब चीज़ें पता चल पाती है। असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को हेल्प होती है। देखो वहीं से निकला हुआ पॉइंट ये फैसिलिटी मैनेजमेंट वाला, यानी कि मैनेजमेंट को हेल्प होती है। मैनेजमेंट को समझ में आता है कि मेरे बिज़नेस की पोजीशन क्या है, इससे आप फ्यूचर में प्लानिंग कर सकते हो अच्छे से। मेमोरी को रिप्लेस कर देता है, यानी कि अब आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ आपने लिख दिया है तो अब आप कॉपी खोलोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, उस रिकॉर्डिंग से कि हाँ मेरी इस डेट को कितनी सेल हुई थी, किसको उधारी चढ़ी हुई है, किसको उधार देना है, तो याद करना नहीं पड़ेगा। टैक्स लायबिलिटी को सेटलमेंट करनी है तो वहाँ तो अकाउंटिंग मानते हैं, वो तो रिकॉर्ड मानते हैं, क्योंकि वो इनकम टैक्स अगर पे करना है तो वो कहेंगे भाई पहले इनकम दिखानी है, वो प्रॉपर अकाउंटिंग के फॉर्म में दिखानी पड़ेगी। ऐसे नहीं बता सकते कि मेरी इनकम ये है, कैसे विश्वास कर लेगा कोई भी। तो कोई भी टैक्स लायबिलिटी पे करनी है
अकाउंटिंग चाहिए ही चाहिए। कोर्ट में एविडेंस प्रूफ करना है, अकाउंटिंग चाहिए। कोई झगड़ा हो गया कि मैं तो ये पैसा देता नहीं, तो अभी कोर्ट में जाना है, तो कोर्ट में जाने के लिए पहले लिखित में लिखा तो होना चाहिए था ना कि हाँ मुझे इसको इतने पैसे देने थे, देखो ये साइन हो रखे हैं। तो कोर्ट में एविडेंस के लिए अकाउंटिंग चाहिए, तब आप कोई भी किसी के ऊपर केस लड़ सकते हो। ये तो था एडवांटेजेस, लेकिन इसकी कुछ कमियाँ हैं, लिमिटेशंस है। क्या क्या है? सबसे पहला लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। पूरी तरीके से आपको बिजनेस की इन्फॉर्मेशन नहीं देता, सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। ये चीज़ है एसेट्स, लायबिलिटीज़। बिजनेस में जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है, इम्पोर्टेंट होती है, वही देते हैं। छोटी मोटी अगर ट्रांजेक्शन हो रही है ना, उसको अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते ही नहीं ज़्यादातर। तो इसलिए ये फुली एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है आपकी। अनरियलिस्टिक कई बार इन्फॉर्मेशन दे देता है जो विश्वास नहीं की जा सकती। सपोज करो आपका बिजनेस में प्रॉफिट दिखा रहा है 1 लाख का, बट इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट आपका 1 लाख का ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे खर्चे माइनस कर देते हैं हम, जो कि कई बार हमने पे नहीं भी किए होते, फिर भी माइनस कर देते हैं। या फिर कोई भी ऐसी इनकम प्लस करते हैं जो मुझे मिली नहीं भी है, फिर भी प्लस कर देते हैं। तो अनरियलिस्टिक कई बार इन्फॉर्मेशन मिल जाती है मुझे। इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। क्वालिटेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था, सेकेंड इसका होता है मेजरमेंट आपका था प्रोसेस। हम इसमें सिर्फ मनी के टर्म में मेज़र करते हैं ट्रांजेक्शन को, क्वालिटेटिव भूल जाते हैं, मतलब जो नंबर की फॉर्म में नहीं होती। जैसे सपोज करो मेरा एम्प्लॉय बहुत ऑनेस्ट है, लेकिन इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता अकाउंट्स में, क्योंकि ये क्वालिटेटिव है, मतलब नंबर की फॉर्म में नहीं। तो हम नंबर की फॉर्म में ही वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो नहीं भूल जाते हैं जो बिना नंबर वाली होती है। प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इसमें हम हम जो असेट्स, लायबिलिटी या कोई भी खरीदा कुछ भी सामान, उसकी कॉस्ट वैल्यू उसी को रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ उसके ऊपर। एक्चुअल में प्राइस में कितना चेंज हो रहा है वैल्यू, वो रिकॉर्ड नहीं करते। सपोज फर्नीचर आपने 2 लाख का खरीदा है, तो अकाउंट्स में 2 लाख का ही दिखा हुआ, एक्चुअल में आज की वैल्यू भले उसकी 5 लाख के ना, इसलिए प्राइस लेवल चेंजेस को बोल जाता है। इट मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है छेड़छाड़। कई बार क्या करता है ओनर जानबूझ के अपने आप को, फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छी दिखाने के लिए जानबूझ के मैनिपुलेशन करता है अकाउंट्स में, जिससे मैं ये दिखा सकता हूँ पब्लिक को कि देखो मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, हो सकता है एक्चुअली में लॉस हो। तो उसे छेड़छाड़ को विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ब्रांचेस कितने तरीके की होती है? देखिए, एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो आप अभी पढ़ रहे हो, इस साल जो पढ़ोगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे, जिसमें बेसिकली आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको जो देती है, आपको एंड में क्या देगी? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देगी, यानी कि भैया प्रॉफिट लॉस, एसेट लायबिलिटी, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग होती है जो आपको कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन देती है कि एक पीस बनाने में कितनी कॉस्ट आई, अलग अलग तरीके से कॉस्ट कितनी होती है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये आपकी 11th 12th में नहीं होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है जो मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए होती है, ताकि मैनेजमेंट डिसीजन अच्छे से ले पाए। तो वो भी आपका 11th 12th में ये 2 अकाउंटिंग नहीं है, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही सिर्फ पढ़ोगे। फिर आता है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, बुक कीपिंग एक छोटा चीज़ है बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आती है, और अकाउंटेंसी इससे भी बड़ी चीज़ है, दोनों अकाउंटेंसी के अंदर आती है। तो यानी कि अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटिंग की पढ़ाई करना। जो आप अकाउंटिंग करते हो ना, अकाउंटिंग कैसे की जाती है, तो ये एजुकेशन प्रोसेस है। तो अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटिंग की पढ़ाई, ठीक है। जो आप पढ़ोगे सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी है, अकाउंटिंग की पढ़ाई। अकाउंटिंग क्या होती है? जो हमने अभी समझा स्टार्टिंग में कि आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना, फिर रिकॉर्ड, क्लासीफाई, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। ये जो सारा प्रोसेस है वो अकाउंटिंग होता है। लेकिन उसमें जो छोटा सा जो प्रोसेस होता है बुक कीपिंग में, क्या आता है? सिर्फ आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना, ठीक है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाई। सिर्फ यहाँ तक, इस प्रोसेस तक बुक कीपिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग का ही पहला प्रोसेस बुक कीपिंग होता है। तो ये पहली प्राइमरी स्टेज होती है अकाउंटिंग की, जिसमें सिर्फ आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, अकाउंट्स बनाने तक, क्लासीफाइंग वाला अकाउंट्स बनाने तक जो प्रोसेस है वो बुक कीपिंग बोल देंगे। और
पूरा प्रोसेस को अकाउंटिंग बोलते हैं। इसके आगे जो प्रोसेस है यानी कि एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग करना, समराइजिंग पहले होता है, फिर एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन करना, फिर कम्युनिकेशन, वो जो आगे का प्रोसेस है उसको अकाउंटिंग बोल दिया। और जो प्राइमरी स्टेज है अकाउंटिंग की वो बुक कीपिंग बोल दिया। तो यहाँ तक बोल दिया बुक कीपिंग, और इसके आगे का प्रोसेस जो है यानी कि समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, तो ये जो आगे का प्रोसेस है उसको अकाउंटिंग बोल दिया। भले ही आपको पता है कि बुक कीपिंग भी अकाउंटिंग में ही है, अकाउंटिंग के अंदर ही बुक कीपिंग आती है। तो चले बुक कीपिंग, हमने बुक कीपिंग को क्या बोल दिया, यहाँ तक प्रोसेस को बुक कीपिंग बोल दिया, और जो आगे का प्रोसेस है उसको अकाउंटिंग बोल दिया। लेकिन आपको पता है कि ये बुक कीपिंग वाला प्रोसेस भी किसके अंदर आ रहा है, अकाउंटिंग के अंदर ही आ रहा है। तो ठीक है, तो बुक कीपिंग में तो बेसिकली एक रूटीन जॉब होती है, ये कोई भी कर सकता है, अकाउंटेंट आप नहीं भी हो तब भी कर सकते हो, लेकिन अकाउंटिंग के लिए आपको स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होती है अकाउंटिंग करने के लिए। तो ये बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस था। इम्पोर्टेंट टॉपिक, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जैसे कि प्रोसेस था अकाउंटिंग का कि पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजरमेंट, फिर क्लासीफाई, फिर आपका समराइज, लास्ट में कम्युनिकेशन था। तो वो जो कम्युनिकेशन करते हो ना वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ही होता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ना, अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन निकली लास्ट में क्या निकला रिजल्ट, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है। तो अकाउंटिंग, जैसे आपको पता है कि अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल डाटा को पहले कलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ना, फिर इसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं, और जो प्रोड्यूस होता है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो प्रोड्यूस हुई लास्ट में वही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, और वही हम कम्युनिकेट कर देते हैं यूज़र्स को, यानी कि जिनको वो चाहिए। तो बेसिकली कितने तरह की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है। एक तो हो सकती है प्रॉफिट और लॉस वाली, एंड में जाके क्या समझ में आता है कि मैंने प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया। या फिर हो सकती है फाइनेंशियल पोजीशन वाली कि मेरी आर्थिक स्थिति क्या है, मैंने भैया मेरी एसेट्स कितनी है, मेरी लाइबिलिटीज़ कितनी है, वो वाली इन्फॉर्मेशन हो सकती है। या फिर कैश फ्लो वाली हो सकती है कि मेरे बिजनेस में कैश कितना आया, कैश कितना गया, एंड में कैश कितना बचा, कुछ भी हो सकती है। लेकिन उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो मनी वाले नहीं, क्वालिटेटिव मतलब मनी के टर्म्स में नहीं होते, जो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो इंपॉर्टेंट है मनी के टर्म्स में नहीं है बट होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। वो क्या है, रिलायबिलिटी, भरोसेमंद होनी चाहिए, यानी कि हम उसको भरोसा कर सके, बायस ना होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई ह्यूमन बायस होना चाहिए, ह्यूमन बायस ना हो, पक्षपात ना हो, बिल्कुल सही तरीके से एविडेंस के बेस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। रेलिवेंस होनी चाहिए, जो ज़रूरत है यूज़र्स को वो मिलना चाहिए। सपोज़ करो मैं बैंक में, अगर बैंक वाला हूँ मैं, तो मेरे को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए ताकि मैं पता कर सकूँ कि आप मेरा पैसा लौटा पाओगे नहीं लौटा पाओगे। तो रेलिवेंस होनी चाहिए उसके लिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, इस तरीके से प्रेजेंट करो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सामने वाले पे कि वो अच्छे से समझ पाए। कंपेरेबल भी होना चाहिए, दो तरीके से कंपेरेबल हो सकता है, या तो आप अपने ही बिजनेस को कंपेयर कर रहे हो पिछले सालों से, तो आप कंपेरेबिलिटी के लिए आपको यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉलो करना होगा कि पिछले साल जो आपने फॉर्मेट बनाया था अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का वही इस साल बनाओ, जिससे आप कंपेयर कर सकते हो कि मैंने पिछले साल से कितना अच्छा परफॉर्म किया। या फिर एक होता है इंटर फर्म कंपेरिजन, एक ये तो मैंने बताया इंट्रा फर्म, एक होता है इंटर फर्म मतलब एक फर्म से दूसरे फर्म पे कंपेरिजन करना कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है उसके मुकाबले, क्योंकि उसने देखो उसने प्रॉफिट तक कमाया, मैंने तक कमाया। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि कंपेयर कर सकूँ इंटर फर्म, इंट्रा फर्म। अब यूज़र्स कौन कौन से होते हैं, किनको चाहिए होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। दो तरीके से यूज़र हो सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल तो हो गए कंपनी के अंदर के बंदे, जैसे कि या तो कंपनी के मालिक उसको चाहिए, या फिर मैनेजमेंट, क्योंकि कंपनी में क्या होता है कि मैनेजमेंट और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं। तो या तो ओनर को चाहिए या तो मैनेजमेंट को चाहिए, क्योंकि भैया अगर मैनेजमेंट को पता चलेगा कि क्या चल रहा है, फ्यूचर में डिसीजन ले सकते हैं वो। एक्सटर्नल यूज़र बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ को चाहिए ताकि उनको पता सके भाई कंपनी कहाँ चल रही है, कंपनी अच्छी चल रही है तो प्रमोशन मांग सकते हैं वो। पब्लिक को तो चाहिए हम जैसे लोगों को, ताकि कंपनी के बारे में पता सको। बैंक वालों को चाहिए भैया, पोटेंशियल इन्वेस्टर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो पहले कंपनी की स्टडी करना चाहेगा ना वो, उसको चाहिए। रिसर्चर्स को चाहिए जो अच्छे रिसर्च कर रही है कि भाई नई नई अकाउंटिंग पॉलिसी लानी है, वो तो रिसर्च करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्रेडिटर, जिनको मुझे पैसा देना है, जिनसे मैंने माल उधार में खरीदा था, वो तो मांगेगा, गवर्नमेंट मांगेगी, टैक्स के लिए गवर्नमेंट मांगेगी। गवर्नमेंट इसके लिए मांगते हैं कि भैया गवर्नमेंट को अगर
पूरे कंट्री की पता करना है ना कि मेरी कंट्री कितना पैसा कमा रही है, तब भी पता चलेगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। तो ये सब आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स होते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक की बात करते हैं चैप्टर का, क्या है वो अकाउंटिंग के सिस्टम क्या होते हैं, अकाउंटिंग को किस तरीके से किया जाता है। उसका कोई 2 सिस्टम बने हुए हैं, एक है डबल एंट्री सिस्टम और एक है सिंगल एंट्री सिस्टम। जो आपकी बुक का नाम है ना वो डबल एंट्री सिस्टम ही है। डबल एंट्री सिस्टम ही बेसिकली हम पढ़ेंगे पूरे अकाउंट्स में, लेकिन एक एंड में चैप्टर होगा वो होगा सिंगल एंट्री सिस्टम का भी। डबल एंट्री सिस्टम में क्या करते हैं, हम कोई भी ट्रांजेक्शन को जब रिकॉर्ड करेंगे ना तो उसके 2 साइड को रिकॉर्ड करेंगे। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ ड्यूअल एस्पेक्ट, वन इज़ डेबिट एंड वन इज़ क्रेडिट। कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन में आएगा उसको डेबिट बोलते हैं, और जब ट्रांजेक्शन कुछ जाएगा उसे क्रेडिट बोलते हैं। तो जब हम ट्रांजेक्शन के 2 साइड्स को रिकॉर्ड करते हैं, कुछ आया क्या ट्रांजेक्शन में और गया क्या, उसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। और जब हम ट्रांजेक्शन के सिर्फ एक ही साइड को रिकॉर्ड करते हैं उसको सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। इसमें कोई भी हम ट्रांजेक्शन के 2 साइड नहीं देते, हम इसमें सिर्फ सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग सिर्फ हम कुछ ही चीज़ की करते हैं जो हमारी ज़रूरत की होती है। जैसे कि मेरे बिजनेस में कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है, बस तो कैश की अकाउंटिंग करूँगा। मेरे बिजनेस में डेटर कितने हैं, क्रेडिटर कितने हैं, जो कि मेन जैसे जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। वो बड़े बड़े कोई रिकॉर्ड्स नहीं बनाते, वो सिंपल एक डायरी में लिखेंगे, कॉपी पे लिखेंगे कैश का आना जाना, डेटर क्रेडिटर कितने हैं। उनके लिए मेन इंपॉर्टेंट पर्पस बस यही है अकाउंटिंग करने का, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम में करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे हर चीज़ को, और एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, सब चीज़ें उसमें होती है। इसकी एडवांटेज ये है कि बहुत ही साइंटिफिक सिस्टम है, क्योंकि हम हर ट्रांजेक्शन के 2 साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कोई भी छूटेगा नहीं, कुछ भी कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है, क्योंकि इसमें हमें सब कुछ रिकॉर्ड करती है। एंड में जाके पूरा रिजल्ट क्या निकला, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी साथ साथ पता चलती है। जो भी अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करेंगे उसमें कुछ गलती हो सकती है प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस की गलती को पता कर सकते हैं अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम में। उसमें एक ट्रायल बैलेंस नाम की एक चीज़ बनती है, वो आपको आगे चैप्टर समझ में आएगा, जिसमें जो भी डेबिट किया, जो भी आया, जो भी गया, डेबिट और क्रेडिट को एक साथ दिखेंगे और पता चलेगा कि भाई दोनों बराबर है या नहीं है तो आपको एरर समझ पा जाएगा। क्योंकि जब भी कोई चीज़ आती है तो उतने का ही नुकसान भी होता है, उतने की जाती भी है। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आने चाहिए, वो नहीं आए तो समझ में आ जाता है ट्रायल बैलेंस से। प्रॉफिट और लॉस पता कर लोगे एंड में जाके, क्योंकि यही सिस्टम से फॉलो कर सकते हो। इस सिस्टम से नहीं पता कर सकते क्योंकि इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं बना रहे आप। और साथ में फाइनेंशियल पोजीशन पता कर लोगे, मेरे बिजनेस में एसेट लायबिलिटी कितनी। तो डबल एंट्री सिस्टम एक कंप्लीट रिकॉर्ड देता है, लेकिन ये नहीं, ये सिर्फ एक सिंपल आपको एक अंदाज़ा दे देगा कि मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, बस एस्टिमेट दे सकता है ये प्रॉफिट और लॉस का, एक्चुअल में नहीं बता सकता। एस्टिमेट दे सकता है ये भी फाइनेंशियल पोजीशन का, एक्चुअल में नहीं बता सकता। तो ये था आज की वीडियो के लिए, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।